नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। एक बार फिर बाघ ने बाइक सवार 2 युवकों पर किया हमला, इलाके में मचा हड़कंप। 1971 की जंग में शहादत देने वाले जवानों को किया गया याद। बाल संप्रेक्षण गृह की 2 महिला कर्मचारियों पर नाबालिगों के साथ दुष्कर्म करवाने का आरोप। 18 दिसंबर को होने वाले युवा सिख सम्मेलन को लेकर हुआ एक बैठक का आयोजन। शहर को बाढ़ से बचाने के लिए 2.5 करोड़ से अधिक की लागत के 213 ब्लॉक से होगी शहर की सुरक्षा। उत्तराखंड बोर्ड की 2024 में होने वाली परीक्षाओं को लेकर शुरू हुई तैयारियां। फरवरी के अंत तक परीक्षाएं शुरू कराने की है योजना। धूमधाम से मनाया गया विजय दिवस, निकाला गया विजय जुलूस। सीबीओ ने स्कूली बसों के खिलाफ मुहिम चलाकर 20 बसों के खिलाफ की चालानी कार्यवाही। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को उत्तराखंड मंडी समिति के अध्यक्ष दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू के प्रथम बार रामनगर आगमन पर मंडी समिति अध्यक्ष एवं भाजपा प्रदेश मंत्री राकेश नैनवाल व मंडी सचिव साहिल अहमद के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं रामनगर मंडी समिति अध्यक्ष राकेश नैनवाल द्वारा उनके कार्यकाल में मंडी समिति के विकास को लेकर किए गए कार्य की जानकारी देने के साथ ही रामनगर मंडी को और विकसित करने को लेकर कई सुझाव दिए गए। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, मैंने तय किया है कि मैं प्रत्येक मंडी पर दौरा करूंगा। वहाँ से जुड़े हुए जो लोग हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, उनको क्या सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं और किस प्रकार ये मंडियां उत्तराखंड की देश की सर्वश्रेष्ठ मंडियां बने, इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ठीक सड़कें हों, ठीक शौचालय हों, आधुनिक शौचालय हों, किसान भवन हो और व्यापारी यहाँ अच्छे प्रकार से काम कर सके। इसके अलावा जो मंडी के पास जमीनें हैं, खाली जमीनें जिनका उपयोग नहीं हो रहा है, बहुत स्थिति है, तो उनका कैसे उपयोग हो सके, क्योंकि मंडी का जो हमारे पास लगभग 150 करोड़ रुपए 130-35 करोड़ राजस्व में वेतन भी देना होता है और चीज़ें भी देखनी होती हैं। तो हम किस प्रकार मंडी बढ़े, क्योंकि एक तरह से स्वायत्त शासी संस्था है, हमने इसको बढ़ाना भी है और इस दिशा में हम लगातार काम करें। इसलिए मैं खुद साइट पर जाकर हर मंडी में कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कहाँ दुकान बन सकती है, कहाँ दुकानों और मंडी में सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है, इन चीजों का दौरा कर रहा हूँ। इसके आधार पर हम आगे भावी काम करेंगे। रामनगर के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में बाघ और गुलदार के आतंक को लेकर लगातार ग्रामीण दहशत की जिंदगी जीने को मजबूर है। वहीं बाघ द्वारा लगातार किए जा रहे हमले के बाद ग्रामीणों का वन विभाग के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, शनिवार की सुबह एक बार फिर बाघ ने तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत आम पोखरा रेंज में हाथीडगर स्थित वन चौकी के पास बाइक सवार 2 युवकों पर हमला बोलते हुए उन्हें घायल कर दिया। तभी मौके से गुजर रहे एक अन्य बाइक सवार युवक ने जब शोर मचाया तो बाघ उन दोनों को घायल कर जंगल की ओर भाग गया। इसके बाद दोनों घायलों को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। संवाददाता राजीव। सर, मामला ये है कि पुलिस चौकी से पीछे वो एक मोड़ आता है, अरे हाथीडंगर। तो सर हम बाइक मोड़ रहे थे, तो वो हमारा सर मतलब वेट कर रहा होगा, वो मतलब एकदम से वो झपट्टा करने सिंगाड़ के वो एकदम मेरे उसने यहाँ पर पकड़ा, देख सकते हैं आप, उन्होंने मेरे यहाँ पकड़ा तो मैंने उसको ऐसे करा, तो वो गाड़ी का जो बैलेंस था वो पीछे गिर गया, तो वो एकदम मेरे में चढ़ा, तो मैं ऐसे ऐसे करा, तो जो ये साथ के जो लड़के उन्होंने चिल्लाया कि हट करा, वो चिल्लाने से वो भागा। ये तो फिर मैं आपके बीच कहाँ ही रहता। सर मैं मालदा नंबर 1 करने वाला हूँ। सर मैं तो जॉब करके आ रहे थे सर। हाँ सर, ये होगी 8, 8:30 या 9 बजे की समथिंग। मेरा नाम पूरन सिंह है, ये हाथीडंगर के पास की घटना है। वहाँ पे हमने गश्त बढ़ा दी गई है, इनको जिनको चोट लगी हॉस्पिटल में लाएंगे। हम लोग यहाँ पे ड्यूटी पे आए और वहाँ की गश्त स्टाफ लाके बढ़ा दी गई। नहीं, वो तो अंदर और आगे था, जंगल में था, तो जंगल के अंदर था। हल्द्वानी के नैनीताल रोड स्थित शहीद पार्क में आज विजय दिवस मनाया गया। 1971 की लड़ाई में शहादत देने वाले वीर जवानों को याद करते हुए शहीद पार्क में बने शहीद स्मारक स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित किए गए, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ ही सैनिक कल्याण के अधिकारी और भूतपूर्व सैनिक मौजूद रहे। इस दौरान जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि 1971 में भारत पाक के युद्ध में नैनीताल जिले से 15 जवान शहीद हुए थे। इस युद्ध में भारतीय जवानों की वीरता का लोहा पूरे विश्व में माना। साथ ही पाकिस्तान के
93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये देखिए हमारे लोग और अंगतोगतो इन्होंने 17 गढ़वाल को कमांड की है। हमारे बीच में आज की माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती मीरा तोलिया जी आ गई हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं। आज 16 दिसंबर का बहुत बड़ा महत्व है। आज के ही दिन 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के जाबाज सिपाहियों ने अपनी प्राणों की आहुति देके ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग किया, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। इसमें हमारे देश के 3,848 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उसमें से 255 उत्तराखंड राज्य के थे और 16 नैनीताल जनपद के थे। आज के मुख्य आकर्षण जो वॉर विडो थी सरस्वती देवी और जो वहाँ युद्ध में अपंग हुए सैनिक भी आज आए थे। आज सबका मैं अभिनंदन और वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पूर्व 4 कुमाऊं रेजिमेंट, मैं सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में था। जब ये इसलिए हुआ कि जब भारत और पाकिस्तान 1971 युद्ध होने का कारण एक था। जब 1947 में पाकिस्तान के 2 खंड हो गए, पहले पूर्वी पाकिस्तान और फिर पश्चिमी पाकिस्तान। इन पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान का धर्म एक था, लेकिन उनका जो है रहन सहन खान पान सब अलग अलग थे। वहाँ की जो है आवाम लीग पार्टी यह नहीं चाहती थी कि हम इनके साथ रहें और अपना अलग बांग्लादेश बनाने के उसमें थे। वहाँ की आवाम पार्टी का जब 19 दिसंबर 1970 में चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद जब पूरी पार्टी को पूर्ण बहुमत पर आ गई। बहुमत पर आने पर वहाँ के जो प्रशासक थे वो उनको पसंद नहीं था बहुमत आना। उन्होंने क्या काम करना शुरू कर दिया, उन लोगों को परेशान करने, उनको दबाने के लिए। और फिर उसके बाद उन्होंने कार्रवाई करके 25 मार्च 1971 को वहाँ के शेख मुजीब रहमान जो थे उनको बंदी बना ले गया। उनको बंदी बनने के बाद फिर वहाँ के प्रशासन, वहाँ के जो आर्मी थी, उन्होंने वहाँ की जनता को चारों तरफ से परेशान कर दिया और गोला बारूद, उनको तंग करना, उनके माँ बहनों के ऊपर बलात्कार करना, उनके ऊपर अन्याय करना, ये सारा काम होता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के बांग्लादेश के पूरी पाकिस्तान के बंगाली लोग धीरे धीरे भारत में शरण लेने गए। नवंबर 1971 को उनके शरणार्थियों की संख्या लगभग 90 लाख की हो चुकी थी। जब हमारे सरकार ने पूरी प्रधानमंत्री उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब उनकी सरकार को कहा कि आप अपने लोकतांत्रिक ढंग से अपनी समस्याओं को हल कीजिए और ये जितने भी शरणार्थी लोग हमारे यहाँ आए हैं इनको अपने घर में बुला लीजिए, ताकि हमारे लिए भी ठीक, हम इतनी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। 90 लाख बहुत होता है, उसकी व्यवस्था, उनके साधन, उनके स्वास्थ्य विभाग, उनके खाने पीने रहने, ये भारत सरकार उतना बहर नहीं कर पाएगी। उसके बाद फिर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वहाँ के पाकिस्तानी जो आर्मी थी हमारे देश के लिए, हमारे आर्मी को, हमारे एरिया को परेशान करना शुरू कर दिया। कत्तर की लड़ाई हुई, कत्तर की लड़ाई में जब विजय हमको हासिल हुई आज के दिन, तो उसी विजय दिवस को हम आप सभी मना रहे हैं सैनिकों के शहादत से। और उस समय जो भी सेना रही होगी, पुलिस रही होगी, उनके द्वारा विजय हासिल की है। और विजय के हासिल करने के बाद जब कूटनीतिक रूप से बांग्लादेश को अलग किया है पाकिस्तान से, वो विजय दिवस हम लोग आज मना रहे हैं। उसी विजय दिवस के उपलक्ष्य में हम आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और यहाँ जो शहीद का स्मारक बना हुआ है उनको हम श्रद्धांजलि दे ले रहे हैं। और उनके परिवार को, उनके वंशजों को, जो भी आज उनके परिवार में सर्वाइव कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई का पात्र है कि उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अपना सहयोग दिया है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बाल संप्रेक्षण गृह की 2 महिला कर्मचारी पर सर्वेक्षण गृह में रह रही नाबालिग के साथ दुष्कर्म करवाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि महिला कर्मचारियों द्वारा किशोरी को बाहर ले जाया जाता था। पूरे मामले में बाल कल्याण समिति के सदस्य रविंद्र रौतेला की तहरीर पर हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने बाल संप्रेक्षण गृह हल्द्वानी की 2 महिला कर्मचारियों के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। भी महिलाएं हैं हमारे राष्ट्रीय महिला कल्याण पुनर्वास केंद्र में, इनको जब मेडिकल इमरजेंसी होती है तो एक कार्मिक और एक होमगार्ड द्वारा इनको अस्पताल में ले जाया जाता है। उसके बाद वहाँ से चेकअप कराने के बाद इसको वापस लेके आया जाता है। लेकिन वहाँ कमरे में जाती थी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और एंट्रियां भी होती हैं यहाँ पे, उनको जब मेडिकल अस्पताल में ले जाया जाता है, मेडिकल के पर्चे होते हैं तो उसमें सब एंट्रीज हैं। एक्चुअली सर इसमें जो ये बालिका है, ये बालिका उधम सिंह नगर बाल कल्याण समिति के ऑर्डर से आई हुई है हमारे पास नवंबर में। तो ये जो बालिका है इनको हमने डॉक्टर को दिखाया था, मैं सुशीला तिवारी अस्पताल में, जहाँ पे इन्होंने मानसिक चिकित्सक को डॉक्टर युवराज पंसर को दिखाया था। तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ा मानसिक तनाव में है, डिप्रेशन में है, तो इनकी काउंसलिंग वगैरह चल रही थी। कौन से कमरे में चल रही थी? शारीरिक शोषण उसके साथ हुआ है? नहीं, यहाँ पे अस्पताल में सर, तो वहाँ पे डॉक्टर के पास ही भेजा गया है उसको, तो वहाँ पे कैसा? तो वो 2 महिलाएं कर्मचारी हैं? यस सर। तो कमरे में क्यों ले जाती थी? आपको बताया होगा क्यों ले जाती थी? सर इनको तो अस्पताल ले जाया जाता था। अस्पताल में जो डॉक्टर का कक्ष है वहाँ पे ले जाया जाता था। आरोप है मैम? सर ये तो जब जांच होगी सर उस पर सत्यता आएगी। ना हम लोगों की नॉलेज में आई थी कि नारी निकेतन जो बाल संप्रेक्षण गृह है, वहाँ पर एक बच्चे ने वहाँ के स्टाफ पर दुर्व्यवहार की कुछ शिकायतें करी हैं और गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें शोषण के संबंध में भी आरोप लगाए गए हैं। कल रात को ही हमारी टीम वहाँ चली गई थी और सभी जो सक्षम अधिकारी हैं उनकी उपस्थिति में बालिका के बयान वगैरह लेकर जो एफआईआर है संबंधित दोषियों के विरुद्ध वो दर्ज कर ली गई है। अभी पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे वो समय समय पर अवगत कराएंगे। 18 तारीख को रुद्रपुर में होने वाले युवा सिख सम्मेलन को लेकर एक बैठक आयोजन सितारगंज विधानसभा के गुरुद्वारा सिंह सभा बरी में किया गया। इस बैठक में अधिक से अधिक संख्या में 18 दिसंबर को सुबह 10 बजे आयोजित युवा सिख सम्मेलन में पहुंचने का आह्वान किया गया। आपको बता दें इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट होंगे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। तो गिल रिसोर्ट रुद्रपुर में भव्य युवा सिख सम्मेलन हो रहा है। इसकी तैयारियों को लेकर आज हमने यहाँ सितारगंज विधानसभा के अंदर ये श्री गुरुद्वारा सिंह सभा बरी पे हमने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें यहाँ के क्षेत्र के सारे सिख मौजूद हैं। और हम लोग सबसे आह्वान किया हमने कि 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी युवाओं के सिख सम्मेलन में आ रहे हैं, तो क्षेत्र की अधिक सिख जनता से हमने अपील की है कि वहाँ पहुँचे। लगातार हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने अभी हेमकुंड साहिब में रोपवे लगाने का काम किया, आनंद मैरिज एक्ट बनाने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार हमारे सिख धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे जो गुरुओं की संतानों ने जिन्होंने शहादत दी थी, उनके लिए 26 तारीख को वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश में मनाने का जो निर्णय ऐतिहासिक हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया, लगातार हम लोग अपने सिख भाइयों के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी कड़ी में एक युवाओं का सम्मान के रूप में, सिखों के सम्मान के रूप में एक युवा सिख सम्मेलन हो रहा है। तो मैं सबसे अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में इसमें 18 तारीख को सुबह 10 बजे गिल रिसोर्ट में पहुंचे। रामनगर शहर में बरसात के कारण लगातार बाढ़ के खतरे को लेकर नदी किनारे रह रहे लोगों के अलावा शहर के लोगों को भी हमेशा खतरा बना रहता है। कई बार इस खतरे से उबरने को लेकर रामनगर की जनता सरकार से गुहार लगा चुकी है। तो वहीं जनता की लंबे समय से चल रही इस गुहार को आखिरकार सरकार ने मंजूर करते हुए राहत देने का कार्य किया है। आपको बता दें वर्ष 2021 में आई बाढ़ के बाद रामनगर शहर के अलावा नदी किनारे रह रहे कुछ लोगों को खतरा उत्पन्न हो गया था। आपको बता दें 2,63,00,000 रुपए की लागत से कोसी बैराज में 213 कंक्रीट ब्लॉक का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये एक्चुअली 2021 की बारिश में बाढ़ में ये राइट बैंक इसका
काफ़ी डैमेज हो गया था। उसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, जिसके उत्तराखंड सरकार द्वारा सैंक्शन मिल गई थी। उसमें ये कार्य इस समय चल रहा है, जिसमें कंक्रीट के ब्लॉक्स 213 ब्लॉक्स डलने हैं। काम बहुत स्पीड से चल रहा है और टारगेट बना रखा है कि 31 जनवरी तक ये काम किसी भी हालत में कंप्लीट हो जाए। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं उत्तराखंड में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा संपन्न कराई जाती है। इस बार वर्ष 2024 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाएं पारदर्शिता से कराने को लेकर बोर्ड के अधिकारी जुट चुके हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए बोर्ड के अपर सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टिया ने बताया कि बोर्ड परीक्षा की तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। CBSE का टाइम टेबल आ गया है और हम लोगों का भी जो परीक्षा 2024 का है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का, उसका प्रयोगात्मक परीक्षाओं का शेड्यूल तय हो गया है। 16 जनवरी से हमारी प्रयोगात्मक परीक्षाएं प्रारंभ होंगी और ये 15 फरवरी तक चलेंगी 2024 में। और जो लिखित परीक्षाओं का हमारा डेट शीट है वो भी लगभग हम लोगों ने तैयार कर लिया है। अभी हम लोगों को वर्ष 2024 की जो छुट्टियां हैं शासन स्तर से जो होती हैं, उसका लिस्ट हम लोगों का अपेक्षित है, आना है। जैसे ही वो सूची हमको प्राप्त होती है, उसके तत्काल बाद हम लोग जो अपना टाइम टेबल लिखित परीक्षाओं का जारी करते हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। 1971 में हुए भारत पाक युद्ध में 16 दिसंबर 1971 को भारत की पाकिस्तान पर हुए ऐतिहासिक विजय के अवसर पर लोहाघाट में पूर्व सैनिक लीग संगठन के जिला अध्यक्ष कैप्टन IS देव के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों व वीर नारियों ने विजय दिवस को धूमधाम से मनाया। आपको बता दें, लोहाघाट के शहीद स्मारक में युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। तत्पश्चात वीर कालू सिंह चौराहे तक विजय जुलूस भी निकाला गया। वहीं इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश पांडे व निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने तिरंगा फहराकर किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। विजय दिवस के ऊपर प्राचीन काल से हमारा देश, हमारे जवान अपनी आन बान शान के लिए जाने जाते हैं। 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक भारत पाक युद्ध हुआ। हमारे जवानों ने पाकिस्तान के ऊपर विजय हासिल की और वहाँ पूर्वी पाकिस्तान होता उसका नामकरण करके उसको बांग्लादेश का नाम दिया गया। हमारे जवानों ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बनाकर आत्मसमर्पण कराया। 1971 16 दिसंबर को जब हम कारगिल युद्ध पर विजयी हुए थे, उसी सापेक्ष आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पर उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया था और उनके बलिदान के स्वरूप हमें विजय प्राप्त हुई थी और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने को मजबूर होना पड़ा। 51 इंजीनियर रेजिमेंट जो है 6 माउंटेन डिप पिथौरागढ़ में थी। यहाँ से लड़ाई के लिए बांग्लादेश गई। वहाँ पर मुझे टास्क मिला, पाकिस्तानियों ने एक ब्रिज को तोड़ दिया गया था। वहाँ पर ब्रिज बनाने के लिए मैं इंजीनियर होने के नाते से हैवी असाल्ट फ्लोटिंग ब्रिज मैंने बनवाया और सवेरे 5 बजे ब्रिगेड को पार करना था। मैंने 3 बजे ब्रिज को तैयार कर दिया गया। इसमें सबसे पहले 2nd कुमाऊं, गोरखा रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट एक ब्रिगेड पार किया गया 12 तारीख के सवेरे 5 बजे। उसके बाद
पाकिस्तान में हमारी बांग्लादेश में हमारी पूरी फौज पहुंच गई। वहां से 19,000 पाकिस्तानी फैमिली कैद करके हिंदुस्तान में लाए गए। उनको जगह जगह पर रखा गया और उसके बाद हम लोग बांग्लादेश के बीच प्रवेश कर गए और वहाँ का रीति रिवाज लेकर के वापस 16 तारीख को वापस आई हमारी पलटन। ओके। एसएसपी मंजुनाथ टीसी के आदेश पर सीपीयू ने स्कूली बसों के खिलाफ मुहिम चलाते हुए मानकों की अनदेखी करने पर 20 बसों के खिलाफ कार्यवाही की और चालान काटकर हिदायत देकर छोड़ दिया। वहीं सीपीयू की कार्यवाही से बस संचालकों में हड़कंप मच गया है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर एसएसपी मंजुनाथ टीसी के आदेश पर सीपीयू ने 11 दिसंबर से स्कूली बसों के खिलाफ चेकिंग अभियान शुरू कर इंदिरा चौक, डीडी चौक सहित मुख्य मार्गों पर अभियान चलाकर स्कूली बसों की चेकिंग की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, इसीलिए मैं बता रही थी, जो आप लोग के माध्यम से भी मैं बताना चाहूंगी, जो हम 15 दिन दिवस का पूरा अभियान चला रहे हैं, उसमें हर थाना क्षेत्र से उनके थाने क्षेत्र में जितने भी स्कूल्स हैं उनसे पूरी डिटेल्स ली जा रही है। उनके द्वारा कितनी बसेस चलाई जा रही हैं, कितनी वैन चलाई जा रही है, उनकी कितनी कैपेसिटी है, ड्राइवर जो है उसके साथ जो अटेंडेंट होंगे उनके मोबाइल नंबर एवं उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, हम सारी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा इनके द्वारा अगर कोई भी गलत वाहन या ओवरलोड वाहन चलाया जाएगा तो हम रेगुलर अब चेकिंग कर रहे हैं, सुबह भी और जब स्कूल का छूटने का टाइम होता है तब भी। तो ये रेगुलरली अब हम 15 दिवस पूरा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।